खैर बेटा दो मेथड होते हैं हमारे पास किसी भी वेक्टर को शो करवाने के लिए। पहले नंबर पे हमारे पास सिंबॉलिक होता है और दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है। सिंबॉलिक मेथड में पहले नंबर पे जो हम यूज करते हैं बेटा मेथड वो कौन सा होता है? बोल्ड फेस बोल्ड लेटर। अगर मैंने किसी भी वेक्टर को शो करवाना है कि वो वेक्टर है तो उसको मैंने अगर बुक पे अपनी कॉपी पे या अपने रजिस्टर पे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? उसके लिए आप लोग बेटा यही आप लोग क्या करेंगे कि वर्ड मैंने लेट्स सपोज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास क्या है? मेरे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने बोल्ड नहीं लिखा, बोल्ड करके नहीं लिखा। बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आपने उसको गहरा करके लिख देना है। कैसे? ये। और दूसरी बात लेट्स और फोर्स है तो फोर्स को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? गहरा करके लिखना पड़ेगा। तो मैं उससे अंदाजा लगा लूंगा कि ये मेरे पास जो क्वांटिटी है इसको मैंने वेक्टर शो करवाया है या मैंने इसको वेक्टर लिखा है। और उसके बाद लेट्स सपोज कुछ ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं कि आपका जो पेन है वो ऑलरेडी या पेंसिल जो है आपका कट वाला मार्कर जो है वो ऑलरेडी मोटा है, उसने मोटा लिखना है तो उसको तब किस कंडीशन में तब हम कौन सा मेथड यूज करके उससे बच सकते हैं? उस जो हमारे पास हमें मसला बना हुआ है कि हम तो वेक्टर उसको लिख भी नहीं पाते, तो उसके लिए हम एक मेथड और यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एरो एरोहेड। मतलब क्या कि लेट्स सपोज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था। अब ये बोल्ड नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों को एक एरो, एक लाइन और उसके आगे एक एरो हेड डालना पड़ेगा, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह अगर लेट्स सपोज के एफ है, बोल्ड आप लोग नहीं भी कर पाते तो एफ के ऊपर एक एरो हेड लिख दें तो उसका मतलब भी क्या होगा कि हमारे पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। बेटा देखिएगा कि फोर्स है ना, फोर्स लेट्स सपोज कि फोर्स कितनी मेरे पास 40 न्यूटन है ईस्ट की तरफ। ये डायरेक्शन है, ये यूनिट है और ये मैग्नीट्यूड है। इसको मैंने शो करवाना तो सिंपल वेक्टर शो करवाना तो मैं क्या करूंगा? सिंपल इसके ऊपर एक एरो हेड लगा दूंगा तो वो हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। वो कौन सी होगी? सिंबॉलिक होगी और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने एक वेक्टर लिखा है। और जो दूसरा मेथड जरा हमारे पास है उसको जरा देखिएगा, वो कौन सा मेथड है बेटा? वो ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें हम किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड को शो करवाने के लिए एक सीधी लाइन लगाते होते हैं। मैग्नीट्यूड को शो करवाने के लिए हम एक सीधी लाइन लगाएंगे और उसकी डायरेक्शन को शो करवाने के लिए हम एक एरो हेड लगा देते हैं। ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है ये लाइन और ये उसकी डायरेक्शन को शो कर रही होती है। अगर लेकिन अगर हम इसको मिला के लिखें तो ये मेरे पास एक एरो हेड आ जाता था, एक तीर की शक्ल की शेप आ जाती है जिसमें हमारे पास ये सीधी लाइन होती है बेटा ये मैग्नीट्यूड को, और ये जो हेड होता है ये हमारा उसकी डायरेक्शन को शो करवा रहा था कि ये किस तरफ जा रहा है और इसने किस तरफ से कहां से कहां तक जाना है। इसको शो करवाने के लिए हम ये मेथड यूज करते होते हैं। दूसरी बात ये यहां तक हो गया। अब जरा देखिएगा बेटा rectangular or Cartesian coordinate system। रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा ये एक सिस्टम हम यूज करेंगे जो किसी भी वेक्टर को लोकेट करने वेक्टर के लिए हम ये यूज करेंगे तो वो कौन सा होगा? लेट्स सी देखिएगा कि मेरे पास दो लाइन है
एक लाइन पहले मैंने बना दी, दूसरी लाइन उसको क्या कर रही है, किता कर रही है, काट रही है। पॉइंट पे इस पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा ओरिजिन का, जिसको मैं ओ का नाम देता हूं, वो से डिनोट करता हूं। और याद रखिएगा ये रेक्टेंगुलर इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये 90 का एंगल रेक्टेंगल से निकला। रेक्टेंगल में हमारे पास एक जो एंगल होता है वो 90 का जरूर होता है। तो लेट्स सी के इसका देखिएगा बेटा, ये वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और इसका ये वाई एक्सिस होता है। याद रखिएगा अगर मैं ओरिजिन से इस तरफ जाता हूं तो मेरे पास जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज आती हैं वो पॉजिटिव आती हैं, और अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाता हूं तो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो नेगेटिव आ रही होती हैं। और याद रखिएगा बेटा इसी तरह अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं y एक्सिस की तरफ, तो ये मेरे पास पॉजिटिव y एक्सिस की वैल्यू यहां आएगी, और जब मैं नीचे आऊंगा तो मेरे पास y एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव में आ रही होंगी। बेटा ओरिजिन, अब हम ओरिजिन लेट्स सपोज कि ये हम ये यूज कैसे लिए करते हैं बेटा, याद रखिएगा लेट्स सपोज कि मेरे पास एक आदमी है जो यहां खड़ा है। मैंने बताना है कि मैं पहले कहां था, यहां था, कि मैंने ये देखना है कि ये आदमी मुझसे कितनी दूर है और कहां है। असल में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेट जो लफ्ज होता है इसका मतलब होता है एड्रेस। क्या आप उसका पता बता रहे होते हैं कि अगला बंदा कहां खड़ा है। लेट्स सपोज कि ये बंदा इस पॉइंट पे खड़ा है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग 4 पॉइंट इधर चले जाएं एक्स एक्सिस पे और 4 पॉइंट भी वाई एक्सिस पे चले जाएं, तो आपको आदमी की जो लोकेशन है उसका पता चल जाएगा। तो आप लोगों को आदमी की लोकेशन का पता चल जाएगा कि आदमी आप लोगों का कहां खड़ा है। मतलब क्या कि ये जो कोऑर्डिनेट मैंने बताए हैं, कोऑर्डिनेट बताया मतलब एक्स एक्सिस की तरफ 4 थे, पहले मैं एक्स एक्सिस वाला लिखूंगा और फिर मैं वाई एक्सिस की तरफ कितना गया वो भी 4 गया। तो ये मेरे पास क्या थे, ये कोऑर्डिनेट थे, इनको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। बेटा याद रखिएगा यहाँ एक ही एंगल बन रहा होता है जिसको हम थीटा कहते हैं। और याद रखिएगा ये फिजिक्स में जो एंगल हम लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से ही लेते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनाया जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको हम एंगल को डिफाइन अगर करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं। It is the angle made from positive x-axis to anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction मतलब क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जिस रुख हमारी जो क्लॉक है वो घूम रही होती है उसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर क्लॉक मतलब 1 से 2, 2 से 3 आगे 4, इस तरह से हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं या नीडल्स हैं वो मूव कर रही होती हैं। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो वो 12 से फिर 11, 11 से फिर आगे 10, इस तरफ की जो डायरेक्शन होगी, अगर सुइयां उल्ट चलना शुरू कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। लेफ्ट यहां भी देखिएगा कि ये एंगल थीटा हमारे पास वो एंगल है जो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये यहां से यहां तक, इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ये एंगल लेना होता है। तो ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन बेटा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। लेट्स सी आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है, स्पेस। लेट्स सपोज कि मेरे पास बेटा वही मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, लेकिन मैं यहां देखता हूं कि लेट्स सपोज कि जो मेरा पॉइंट यहां था, दीवार के साथ था, अब वो जो बंदा था वो कुछ इधर खड़ा है, इधर आके खड़ा है। तो मैं उसको लोकेट करने के लिए मैं तीसरा कोऑर्डिनेट या 3D यूज करूंगा।
और याद रखिएगा जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, उसको 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि उसमें दो एक्सेस आ रहे होते हैं हमारे पास, एक x एक्सेस आ रहा होता है और दूसरा y एक्सेस आ रहा होता है। तो अगर मैंने इसको लोकेट करना तीसरे को तो मैं यहां बना नहीं सकता। लेट्स ये सी के तीसरा अगर आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा। लेट्स उसके बंदा यहां आया तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, और स्पेस वाले को हम 3D भी कहते हैं। ये 3D होता है, वजह क्या है, क्योंकि यहां x एक्सेस भी आ रहा होता है, यहां y एक्सेस भी आ रहा होता है और यहां z एक्सेस भी आ रहा होता है। और याद रखिएगा यहां हमारे पास पॉजिटिव x एक्सेस से ये तीन एंगल भी बन रहे होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और जो अल्फा है हमारे पास ये x एक्सिस पे बन रहा होता है और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस पे हमारे पास ये एंगल बन रहे होते हैं और इनको 3D कहते हैं। क्योंकि अगर बेटा मेरे पास वो भी चीज वो अगर आदमी जो है या फिर एक बटरफ्लाई आप उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, तो बटरफ्लाई उड़ रही है, वो बैठी नहीं है दीवार के साथ, वो उड़ रही है तो कहीं नहीं यहां होगी, तो उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे एक तीसरा है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो भी लेके आना पड़ेगा। तीसरा एड्रेस मेरा वो बता सकेगा उसको कि वो तितली कहां है। सो बेटा आई होप कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपलोड कर दिया जाता है। अल्लाह हाफिज़।